So our first chapter is geometry is similarity. The first chapter is similarity. So in this chapter similarity, we will come across the two terms. The first term is similarity, which is new to us, and the second term is congruency, which we are familiar with because we studied congruency in 9th standard. So this word congruency came from the word congruent. The word congruency came from the word congruent. In 9th standard we had done it, that these two triangles are congruent, prove that these things are congruent, like that only. And the word similarity, this came from the word similar. This came from the word similar. अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलरिटी ये क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सिमिलरिटी है. सिमिलरिटी एक्चुअल में होती क्या है ये सबसे पहले हम देखेंगे, और इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से. मतलब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी किस तरह डिफरेंसेस है, क्या इक्वल है इसमें, ये देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. सो if we said that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So in the whole chapter we will talk about the triangles only. So we are taking the example of triangle only. So if we will say that triangle ABC is congruent to triangle DEF, then what used to happen, that the corresponding angles of the both triangles were of equal measure. So first is angle A. Angle A will be equal to angle D because these are corresponding angle. Similarly, angle B will be equal to angle E, and angle C. Angle C will be equal to angle F because these are corresponding angles. Similarly, sides of the triangle similar will happen with the sides of the triangle. So first side is AB. So we used to write it as segment AB because it is a segment, because side of a triangle is segment. So segment AB will be equal to the corresponding side, that is segment DE. Segment AB is equal to segment DE. These are corresponding side. Similarly, segment BC will be equal to segment EF, and segment AC will be equal to segment DF. Okay, but now in similarity what will happen? सिमिलरिटी में क्या होगा, देखिए अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल के मेजर्स भी सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के मेजर सेम होंगे, और साइड्स में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के मेजर भी सेम होंगे. लेकिन सिमिलरिटी में देखिए क्या होगा, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर. देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या दिया, इज इक्वल टू का साइन और ऊपर ये कर्व का साइन दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने कर्व का साइन दिया क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिर्फ सिमिलर है. ये ट्रायंगल सिर्फ सिमिलर है. ट्रायंगल DEF, अगर सिर्फ हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दिस इज साइन ऑफ सिमिलरिटी, दिस कर्व इज साइन ऑफ सिमिलरिटी, दिस कर्व इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी. सो व्हाट विल हैपन हियर, द मेजर ऑफ एंगल्स will be same here also, that is angle A will be equal to angle D, angle B will be equal to angle E, and angle C will be equal to angle F. The measure of corresponding angle will be also similar here, but difference क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता था, साइड के मेजर जो है वो इक्वल रहते थे, लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, सो
इनके करस्पॉन्ड किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो कांस्टेंट रहने वाले हैं या फिर इक्वल रहने वाले हैं। मतलब अभी देखिए क्या होगा, अगर हमने ट्रायंगल ABC के दो साइड्स ले लिए, पहली साइड ले ली हमने AB, इनका रेशियो मतलब अपॉन मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी साइड है BC। अब ये इक्वल किससे इक्वल रहेगा, नेक्स्ट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से। मतलब देखिए अभी एक AB को करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, यहाँ पे DE, सो DE अपॉन BC को करस्पॉन्डिंग साइड है EF, BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF। सिमिलरली और क्या होगा, ऐसे ही अगर हमने दूसरा ले लिया BC अपॉन AC ले लिया, सो BC के करस्पॉन्डिंग साइड EF अपॉन AC की करस्पॉन्डिंग साइड DF। सो इस तरह से ये होगा। मतलब अगर हमें ट्रायंगल ABC के तीनों साइड्स मालूम है या फिर ये दो साइड्स मालूम है और ट्रायंगल DEF की सिर्फ एक ही साइड मालूम है, तो हम इससे किसी भी एक साइड का मेजर निकाल सकते हैं। वी कैन डिराइव दिस मेजर ऑफ एनी वन ऑफ द साइड इफ थ्री साइड्स आर गिवन। सो दिस वॉज सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। इफ by a general example we have to understand the similarity, then what is difference between similarity and congruency? Imagine there are two frogs. These are two frogs. इमेजिन करिए, सॉरी सिर्फ इमेजिन करिए कि भाई ये एक समझिए दो फ्रॉक है। अभी इसकी साइज़ है स्मॉल और इसकी साइज़ है मीडियम। डिज़ाइन तो वैसे ही यहाँ पर भी फ्रॉक प्लेन कलर का फ्रॉक है और उसके ऊपर फ्लावर की डिज़ाइन है, यहाँ पर भी प्लेन कलर का फ्रॉक है और फ्लावर की डिज़ाइन है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ का है और ये मीडियम साइज़ का है। ये छोटी बहन के लिए, ये बड़ी बहन के लिए। सो ये जो फ्रॉक्स है ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये फ्रॉक सिमिलर है क्यों, क्योंकि साइज़ डिफरेंट है। ऑल्दो डिज़ाइन एक ही है, डिज़ाइन एक है, कलर एक है, लेकिन साइज़ डिफरेंट है, लेकिन साइज़ डिफरेंट है। तो ये क्या हुए, ये सिमिलर हुए, ये दोनों फ्रॉक सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर सिमिलर नहीं, ऐसा ही एक फ्रॉक स्मॉल साइज़ का और एक होता, ये इस पर भी एक फ्लावर है और ये भी स्मॉल साइज़ का है, मतलब इनकी साइज़ भी सेम है इस बार और प्रॉपर्टीज़, मतलब यहाँ पर भी डिज़ाइन भी सेम है, कलर भी सेम है और साइज़ भी सेम है। तो ये दोनों फ्रॉक क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों फ्रॉक सिमिलर हो गए सिर्फ क्यों, क्योंकि साइज़ डिफरेंट है। सिमिलरली ट्रायंगल्स के साथ होने वाला है कि क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स की देखिए यहाँ पे हमने तीन ट्रायंगल बना लिए। सो यहाँ पे तीनों के एंगल्स सेम डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब 30 60 90 30 60 90 30 60 90 तीनों ट्रायंगल्स के एंगल है। लेकिन ये जो फर्स्ट टू ट्रायंगल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल, फर्स्ट टू ट्रायंगल में क्या है, एंगल्स भी सेम है और साइड के मेजर्स भी इक्वल है, दोनों एक ही साइज़ के। सो यहाँ पर भी एंगल और साइड सेम है। लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल को कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए एंगल्स तो सेम है, एंगल्स तो सेम है लेकिन साइड सेम नहीं है। साइड के मेजर जो होंगे वो इस ट्रायंगल के बड़े होंगे, इस ट्रायंगल के बड़े होंगे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है क्योंकि इनके एंगल के मेजर्स तो सेम है, इनके एंगल के मेजर्स तो सेम है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लेकिन इनकी जो साइड है वो इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन रिलेशन ज़रूर है इसके और इसके
साइड्स के बीच में या फिर साइड्स के मेजर के बीच में रिलेशन है कुछ। क्या रिलेशन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आने वाले हैं। अगर समझिए इस साइड का मेजर है 2 और इस साइड का मेजर है 4, सो ये इससे कोई तो भी रेशियो में रहेगा, मतलब ये 4 हो जाएगा या फिर ये 8 हो जाएगा। ऐसा मतलब इन दोनों का रेशियो निकाला तो 2/4 दैट इज़ 1/2 और 4/8 ऑल्सो 1/2। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल शो करेंगे, ये रिलेशन है। सिमिलर ट्रायंगल्स में ये रिलेशन होगा। सो ये था हमारा सिमिलरिटी। अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। हमारे चैप्टर में पहला जो कंसेप्ट है वो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। So here in this topic, by name only we can identify that in this topic we have to find the ratio of area of two triangles. So we have to find the ratio of areas of two triangle in the three different cases. Here we have to find the ratio of area of two triangle in three different cases. So first case, in the first case we will take two general triangles. So let's say first triangle is ABC, and we know that while finding the area we require the height of the triangle, because the formula is half into base into height. Formula is half into base into height. So and what is height? It is the perpendicular. It is the perpendicular from the top of the triangle to its base. From the top of the triangle to its base. Height क्या रहती है हमारी? परपेंडिकुलर रहता है टॉप ऑफ द ट्रायंगल टू द बेस। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी इस ट्रायंगल की हाइट लगेगी। सो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AN, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम DEF, ट्रायंगल DEF। यहाँ पे हमने DN एक हाइट ले ली, मतलब एक परपेंडिकुलर DN ले लिया ताकि हमें हाइट इस ट्रायंगल की मिल जाए। सो in the first case, these are two general triangles. We have to find the ratio of their areas. So first we have to find the area of triangle ABC. So area of triangle ABC. How do we denote area? A for the area in bracket. एरिया किसका निकालना है? ट्रायंगल ABC का, इसलिए ब्रैकेट में वो दे दिया। दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू हियर बेस इज BC इंटू हाइट, दैट इज AM. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. Similarly, area of triangle DEF will be equal to half into base क्या है हमारा? EF इंटू हाइट है हमारी DN. अभी देखो क्या करना है, इन दोनों का रेशियो करना है। सो रेशियो हम कैसे लिखते थे? A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसा रेशियो लिखते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जो दो इक्वेशंस हैं इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अपॉन, दोनों तरफ अपॉन का साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। सो देखो यहाँ पे तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, हियर ऑल द थ्री टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो वी कैन डायरेक्टली कैंसल आउट द इक्वल टर्म्स. सो हियर हाफ एंड हाफ कैन बी कैंसल्ड. यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में होता तो ये हम डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। सो हियर द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स इज, ये जो दोनों है ये क्या है? ये टर्म्स मतलब क्या डिनोट करते हैं? ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल D है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाफ हाफ कट हो गया। सो बचा क्या? BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN। इस ट्रायंगल को अगर हमने फर्स्ट नेम दिया, इस ट्रायंगल को सेकंड नेम दिया, तो देखिए BC यानी क्या है? फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है,
सो हमने इसको डिनोट कर दिया B1 से, इनटू AM जो है वो फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट है, सो हमने H1 डिनोट कर दिया इसे। और सिमिलरली EF क्या है, सेकंड ट्रायंगल का बेस है, सो इसे B2 कर दिया डिनोट, और DN जो है वो सेकंड ट्रायंगल की हाइट है, इसलिए इसे H2 डिनोट कर दिया। सो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एक जनरल फॉर्मूला कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज base 1 into height 1 upon base 2 into height 2, where B1 and H1 are base and height of the first triangle, and B2 and H2 are base and height of second triangle. So this we got the general ratio of area of two triangles for general two triangles. अभी मैं जनरल टू ट्रायंगल्स क्यों कह रहा हूँ हमेशा, ये आपको नेक्स्ट केस में समझ आ जाएगा। सो ये था हमारा फर्स्ट केस के लिए कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज base 1 into height 1 अपॉन base 2 into height 2। अभी ये थी हमारी फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में कौन सी, सो ये सब एज इट इज रहने देते हैं। रेशियो तो हमें इन दो ट्रायंगल्स का ही फाइंड करना है, सिर्फ थोड़ी प्रॉपर्टीज बदलने वाली है, अभी देखिए सेकंड केस हमारी क्या है, सेकंड केस क्या है, गिवन दैट बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल, बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल। सेकंड केस क्या है हमारी, हमने पहले देखा था कि दो ऐसी कोई जनरल ट्रायंगल है, लेकिन अभी क्या है, ये दो ट्रायंगल्स के बेसिस जो है, इनका कहना है कि ये दो बेस जो है ट्रायंगल के, ये दोनों इक्वल मेजर के हैं। मतलब यहाँ पे बेस कौन सा लिया था हमने, BC इक्वल्स टू EF, ये हमारा रहने वाला है, BC इज इक्वल टू EF। सो फिर से हमें रेशियो फाइंड करना है इस केस में, सेकंड केस में, जहाँ पे बेस इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के। सो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या रहने वाला है, हाफ इंटू बेस दैट इज BC इंटू हाइट दैट इज AM अपॉन हाफ इंटू इसका बेस EF इंटू हाइट क्या है DN। सो अभी देखिए यहाँ पे हाफ तो हमने पहले ही कट कर दिया, क्योंकि तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड अभी देखिए BC और EF की वैल्यू इक्वल है, सो हम यहाँ पे BC और EF भी कट कर देंगे, सो इनका रेशियो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, AM अपॉन DN, जो कि क्या है हाइट से, सो H1 अपॉन H2। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल व्हेन देयर बेसेस आर सेम, the ratio will be H1 upon H2, that is height 1 upon height 2. So when the base of the triangle will be same, then the ratio of area of two triangle will be dependent of their heights, उनके हाइट पर डिपेंड करेगा रेशियो एरिया का, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके हाइट्स पर डिपेंड करेगा अगर दोनों ट्रायंगल्स के बेसेस सेम मेजर के, सो ये था हमारा सेकंड केस। अभी थर्ड केस देखिए, सो इन द थर्ड केस हमने क्या ले लिया, पहले हमने बेस इक्वल लिया था, अब हम लेंगे हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल रहने वाली है, यहाँ पे हाइट कौन सी है, AM और DN। सो हमारे पास क्या आने वाला है, AM इज इक्वल टू DN। सो इस कंडीशन में हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ये दो ट्रायंगल्स। सो सिमिलरली पहले जैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज हाफ इंटू
base is BC into height is AM upon again half into इसका बेस है EF into इसकी हाइट DN. पहले जैसे सिमिलरली हाफ एंड हाफ विल बी कट डाउन एंड नाउ हियर व्हाट विल हैपन AM इज इक्वल टू DN. वैल्यूज ऑफ AM एंड DN आर इक्वल. AM और DN की वैल्यू इक्वल है इसलिए ये भी कट हो जाएगी. सो बचेगा क्या BC अपॉन EF. BC अपॉन EF बचा है. ये क्या है हमारे पास BC और EF बेस है दोनों ट्रायंगल की. सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल व्हेन द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम और they are of equal measure, then the ratio will be dependent of their bases. The ratio will be base 1 upon base 2. The ratio will be base 1 upon base 2. जब दोनों ट्रायंगल्स के हाइट सेम होगी तब उनके एरिया का रेशियो क्या रहेगा बेस पर डिपेंडेंट रहेगा. वो होगा बेस 1 अपॉन बेस 2. उसकी वैल्यू क्या होगी बेस 1 अपॉन बेस 2. सो ये तीनों केसेस अभी हमने पढ़े. इस पर ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली डिपेंडेंट है. इस पर ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली डिपेंडेंट है. सो दिस वर दी 3 केसेस ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज फर्स्ट. So in the practice set 1.1 our first question is this, that base of triangle is 9 and height is 5. Base and height of another triangle are 10 and 6. Then we have to find the ratio of their area. We have to find the ratio of their area. So firstly what we will do, we will denote the base height and area of this two triangle with some notations. सबसे पहले देखिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर नेम या फिर कुछ दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे नेम या फिर एक कोई भी नोटेशन असाइन करना है ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लेट डी बेस हाइट एंड एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बी B1 H1 एंड A1. हमने क्या किया, जो पहला ट्राइंगल है द ट्राइंगल विच इज़ फर्स्टली गिवन वी असाइंड इट द बेस इज B1, हाइट इज H1 एंड इट्स एरिया इज A1. नेक्स्ट कॉमा द बेस हाइट एंड सॉरी यहाँ पे एंड चाहिए, बेस हाइट एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल भी B2 H2 एंड A2, B2 H2 एंड A2. सो हमने असाइन कर लिया कि फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस हाइट और एरिया है उसे B1 H1 और A1 कहना है और सेकंड ट्राइंगल का जो बेस हाइट और एरिया है उसे B2 H2 और A2 कहना है. सो नाउ रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज क्या, इनका रेशियो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. डिनोट कैसे करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो देखिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 क्या ले लिया A1 अपॉन रेशियो लेना है. सो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 लेना है. क्यों, क्योंकि हमें इनका एरियाज का रेशियो. सो A1 अपॉन A2 क्या होगा, हमने देखा था B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. सो ये क्या होगा, यहाँ पे B1 क्या है, बेस. सबसे पहले बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9, उसके बाद में हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 5. नाउ फॉर द अनदर ट्राइंगल बेस इज 10, राइट इट हियर एंड इट्स हाइट इज 6. सो देखिए यहाँ पे क्या कट डाउन होगा, 2
3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, again 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, so 3 upon 2 into 2 4, so therefore ratio of area of the two triangles is 3 upon 4 or 3:4. So ratio of area of the two triangle is 3:4. It's 3:4. Okay. So this was our first question. Now second question. So what does our next question says? That we are given with this figure and they say that BC is perpendicular to AB. This BC is perpendicular to AB and AD is also perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB. The value of BC is 4. The value of BC is 4 and value of AD is 8. Value of AD is 8. Then we have to find area of triangle ABC upon the area of triangle ABD. देखिए क्या करना है, BC और AD की वैल्यू दी हुई है, ये दोनों हाइट से ट्रायंगल के, कैसे पता चला? क्योंकि ये BC भी परपेंडिकुलर है बेस को AB और AD भी परपेंडिकुलर है बेस को AB. दो ट्रायंगल्स कौन से? ABC, इसका अपॉन ABD, इस ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है. सो यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन दिखती है हमें, AB, ये जो बेस है ये कॉमन है, मतलब इसके मेजर इक्वल हो गए. सो केस 3, इनका जो रेशियो होगा एरिया का वो डिपेंडेंट होगा इनके हाइट्स के ऊपर ही. रेशियो सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन सबसे पहले दिया हुआ क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल टू 4 कॉमा AD इज इक्वल टू 8. अभी देखिए हियर कॉमा यहाँ पे क्या है, AB इज द कॉमन बेस, AB is the common base for both the triangles. AB क्या है? कॉमन बेस है दोनों ट्रायंगल के लिए. देयरफॉर ये जो एरिया का रेशियो है ये किस पे डिपेंड करेगा? टोटली इनके हाइट पे, मतलब BC और AD पर. सो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. ये क्या होगा? BC, इसकी हाइट पहले की क्या है? BC अपॉन AD, सेकंड की हाइट है AD. BC की वैल्यू 4, AD की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर वैल्यू ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ area of triangle ABD is 1/2. So we have found the value. This was a second question. इसमें क्या था, इन्होंने फिगर दी हुई थी और बेस कॉमन दिया हुआ था. सो हमने रेशियो, एरिया का रेशियो कैसे लिया? सिर्फ हाइट के बेसिस पर, ओके. सो नेक्स्ट इज थर्ड. So what does our third question said? Our third question says that in this figure PS is perpendicular to RQ and QT is perpendicular to PR. The values are given, then we have to find the QT. इस QT की वैल्यू फाइंड करनी है. अभी देखिए इनिशियली हमें ये फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना है. इनिशियली जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या है? PQR, ये वाला ट्रायंगल PQR. क्योंकि देखिए यहाँ पे PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, RS नहीं दिया हुआ है, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, मतलब इनिशियल ट्रायंगल हमारा ये है. और ये सिर्फ बाहरी हाइट निकालने के लिए हमने एक्सटर्नल लाइंस ली है, सिर्फ हाइट निकालने के लिए हमने एक्सटर्नल लाइन ये QS ली है. सो अभी QT फाइंड करना है हमें. सो हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते वक्त
हमारे पास 3 अलग अलग हाइट हो सकते हैं और 3 अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड बेस बन सकती है और तीनों साइड में जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम वो उसकी हाइट बन सकती है। सो एक ही ट्रायंगल का एरिया हम अलग अलग वे से फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग हाइट और बेस के साथ, लेकिन उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, एरिया की वैल्यू सेम ही आएगी। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर क्यू इज इक्वल टू 6, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। आर क्यू की वैल्यू है 6, पी एस की वैल्यू है 6, ये पी एस इसकी वैल्यू है 6 और पी आर की वैल्यू है 12, पी आर की वैल्यू है 12। सो देखिए अभी हमें क्यू टी फाइंड करना है। सो अभी मैंने जैसे कहा कि अलग अलग बेसिस और अलग अलग हाइट के साथ सेम एरिया आता है, सेम एरिया आता है। तो अगर क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया फाइंड करेंगे। कैसे, हाफ इंटू बेस, हम पहले आर क्यू लेंगे और हाइट पी एस लेंगे। हाइट क्या लेंगे, पी एस, हाइट लेंगे पी एस और बेस लेंगे आर क्यू। देखिए ये कन्फ्यूज ना, मतलब बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं कि जो हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर क्यों नहीं है, बाहर क्यों है। देखिए जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रहता है उसकी हाइट जो होती है वो ट्रायंगल के बाहर जा सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर काउंट करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर काउंट करना है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कभी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है, परपेंडिकुलर हमेशा बाहर जाएगा। इसलिए इसकी जो हाइट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट हमेशा बाहर निकालनी पड़ती है, क्योंकि परपेंडिकुलर उसके बाहर जाता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा ओवरलुक करते हैं और मेथड क्या करनी है समझ जाते हैं। आर क्यू इंटू पी एस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हम उसे क्या करेंगे, वैल्यू का रखेंगे। फिर एरिया तो पता है, सो एरिया इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम लेंगे हाइट क्यू टी लेंगे और बेस पी आर लेंगे। सो बेस की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू पता है, सो क्यू टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे पहले हम बेस क्या लेंगे, आर क्यू, इंटू हाइट क्या लेंगे, पी एस, पी एस। सो इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू आर क्यू की वैल्यू 6, पी एस की वैल्यू 6, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो गया 3 इंटू 6 18। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 18 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 18 यूनिट्स। सो नेक्स्ट, देयरफॉर, अभी देखिए, बट अल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए अभी ये तो हमने एक वे से एरिया फाइंड कर लिया, ये तो हमने एक वे से, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ 18, अभी दिखेगा शायद। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 18। सो देखिए ये तो हमने पहला फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू इंटू पी एस करके लिया, लेकिन हमने अभी क्या कहा था, दो अलग बेस और दो अलग हाइट हो सकते हो जिसके साथ हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एरिया की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगेन हाफ इंटू, दूसरा हमने हाइट लिया क्यू टी, क्योंकि क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करिए, अब हाइट इंटू बेस करें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हाफ इंटू बेस पहले क्या है, पी आर, पी आर इंटू क्यू टी, हाइट है हमारी क्यू टी। देयरफॉर, अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 18 है, देयरफॉर 18 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू पी आर की वैल्यू है 12 इंटू क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी, क्यू टी एज इट इज़। देयरफॉर ये 2 और 12 6 से कट डाउन होगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12। सो क्या बचेगा, 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचा, लिखने की ज़रूरत नहीं मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 6 इंटू क्यू टी। यहाँ पे अभी देखिए 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवाइडेशन में, उस साइड देखिए। देयरफॉर 18 अपॉन यहाँ का 6 मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे आके डिवाइडेशन में, 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्यू टी 6 1 6 थ्राइस। देयरफॉर ये थोड़ा उल्टा करके लिए वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 1, मतलब 3 वैल्यू आ गई। सो
ये फ्लिप करके इक्वेशन लिख देते हैं, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3, देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3। QT की वैल्यू क्या आ गई? 3 यूनिट्स। QT की वैल्यू 3 यूनिट्स आ गई है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। So in the fourth question we are given with one figure looking like this। ऐसी एक फिगर हमारे बुक में दी हुई है और हमें दिया हुआ क्या है? AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP जो है वो BC को परपेंडिकुलर है। अगेन AD इज पैरेलल टू BC। ये जो AD लाइन है ये BC लाइन को पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। सो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अभी देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, सो हमने इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या हुआ? इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब कहीं पे भी हमने परपेंडिकुलर बनाया, सो समझिए ये फर्स्ट परपेंडिकुलर है, ये सेकंड परपेंडिकुलर है, ये थर्ड परपेंडिकुलर है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का। सो ये तीनों परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसके आगे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हमने इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसकी वैल्यू भी क्या रहने वाली है? इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड के परपेंडिकुलर के इक्वल। अभी इस कंसेप्ट का यहाँ पे काम है। कैसे? देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या फाइंड करने को कहा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें तो हमें हाइट AP मिल गई और बेस BC मिल गया, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या कहा कि पैरेलल लाइंस जो है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए AP की वैल्यू जो है वो क्या किसके इक्वल रहेगी? D से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, D से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसकी वैल्यू इस AP की वैल्यू के बराबर रहेगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच कौन सा भी अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे सो उनकी वैल्यूज़ सेम रहेगी। सो इसे लिखेंगे कैसे? फिर बाद में देखिए BC बेस दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम है और हाइट जो है उनकी वैल्यू सेम कैसे बताई हमने कि परपेंडिकुलर जो है, जो परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइंस के बीच में उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो इसलिए हाइट भी सेम, बेस भी सेम, इनका रेशियो 1:1 आने वाला है। ये अभी हमने एक माइंड मैप तैयार कर लिया, बाद में हम अभी देखेंगे इसको लिखते कैसे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? AD पैरेलल टू BC, ये क्या है? गिवन। ये क्या है? दिया हुआ है। दिस इज गिवन, AD इज पैरेलल टू BC। नाउ AP is perpendicular to BC. This is also given. This is also given. Now, what will we write here? Distance between the two parallel lines, distance between the two parallel lines is always constant, is always constant. Hence perpendicular dropped from D to
BC will have length equal to AP. क्या कहा हमने? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, हेंस इफ वी विल ड्रॉप परपेंडिकुलर, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे डी से BC पर, मतलब वो क्या आएगा, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही आएगा, इसलिए AP जो है ये भी एक परपेंडिकुलर है दो पैरेलल लाइंस के बीच का। सो उसकी जो वैल्यू आएगी डी से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर की, वो AP के इक्वल ही आएगी, वो AP के इक्वल ही आएगी। देयरफॉर triangle ABC and triangle BCD will have height of equal measure। इससे हमने क्या कॉन्क्लूड किया कि ट्रायंगल ABC और BCD की जो हाइट रहेगी वो इक्वल मेजर की रहने वाली है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए उन दोनों के बीच किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इसलिए ट्रायंगल ABC इसकी जो हाइट है वो ट्रायंगल BCD इसके हाइट के इक्वल रहने वाली है, इसके हाइट के इक्वल रहने वाली है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए हाइट का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद ये जो BC है दोनों के लिए कॉमन बेस है, ABC ट्रायंगल, ये BC बेस है, BDC या फिर BCD ट्रायंगल इसके लिए भी बेस BC है also। so BC is the common base for the both triangles, also BC is the common base for the both of the triangles। therefore अभी देखिए कॉमन बेस और कॉमन हाइट रही कॉमन बेस और कॉमन हाइट अगर रहती है किसी भी दो ट्रायंगल्स की, सो उनका एरिया का रेशियो क्या आने वाला है 1, एरिया का रेशियो क्या आने वाला है 1। कैसे? क्योंकि बेस 1 अपॉन बेस 2 ये कट हो जाएंगे, 1 वैल्यू आएगी, इनटू हाइट 1 अपॉन हाइट 2 वो भी दोनों कट हो जाएंगे, 1 ही वैल्यू आएगी। सो वैल्यू इक्वल टू 1 आने वाली है। अगर दोनों के बेस और हाइट इक्वल है तो उनका एरिया इक्वल होगा, एरिया इक्वल है तो रेशियो 1 ही आने वाला है। सो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल विथ इक्वल वैल्यूज ऑफ बेस एंड हाइट हैव इक्वल एरिया, मतलब जिन दो ट्रायंगल के बेस और हाइट सेम मेजर के रहेगी या फिर इक्वल रहेंगे वो उनके एरियाज भी इक्वली मेजर के रहेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवाइडेशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1 लिख देंगे। देयरफॉर इनका रेशियो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1 इज इक्वल टू 1:1। सो ये था हमारा फोर्थ प्रॉब्लम, ये था हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। And now our last question, that is fifth question, is this. Such type of figure is given where AD and PQ are perpendicular on the base BC and we have to find the ratios of these
triangles. So first one is area of triangle PQB upon area of triangle ABC, PBC. We have to find these values. So solution first. So in the first sub question we have to find the ratio of area of triangle PQB. So PQB, इस ट्रायंगल की हाइट देखिए PQ होगी और बेस BQ होगा. हाइट PQ होगी और बेस PQ होगा. नेक्स्ट ट्रायंगल PBC. नाउ P, B और C, इसकी भी देखिए यहाँ पे PQ BC को परपेंडिकुलर है, इसलिए इसकी हाइट PQ ही होने वाली है और बेस BC होने वाला है और बेस BC होने वाला है. बेस विल बी BC. सो we got that in triangle PQB and PBC height is same, so the ratio will be proportional to their corresponding bases. So in the first question, triangle PQB and triangle PBC have same height, therefore the aerial ratio मतलब रेशियो ऑफ द एरियाज, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज विल बी proportional to the corresponding bases. So ratio of areas will be proportional to the corresponding bases. corresponding ये वर्ड मेन है क्योंकि कौन सा भी बेस उठा लिया, अभी देखिए यहाँ पे BC अगर हमने ये पहला बेस ले लिया और दूसरा बेस ले लिया PB, ये भी तो एक बेस है ना PB, ऐसा नहीं चलेगा, हमें करस्पॉन्डिंग बेसिस ही लेने पड़ेंगे. मतलब यहाँ पे अगर BC लिया तो यहाँ पे BQ ही लेना पड़ेगा. सो द रेशियो विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC विल बी बेस, पहले PQB का बेस BQ अपॉन PBC का बेस BC. ये होगा आंसर, ये होगा फर्स्ट का आंसर. सेकंड के लिए, सेकंड देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सो देखिए यहाँ पे क्या है BC बेस सेम है. सो both the triangles have same base, therefore ratio of area will be proportional to the करस्पॉन्डिंग हाइट. यहाँ पे क्या है बेस BC सेम है, सो जो रेशियो होगा वो क्या होगा हाइट अपॉन हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके इक्वल होगा PBC की हाइट PQ अपॉन ABC की हाइट AD, इसके इक्वल होगा. अभी देखिए नेक्स्ट टू क्वेश्चंस भी इसमें सेम टू सेम है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ABC और ADC ये होगा, इसमें जो बेस होगा वो फर्स्ट ट्रायंगल का BD होगा, सॉरी ABC है ना, तो फर्स्ट ट्रायंगल का BC बेस होगा और सेकंड ट्रायंगल का DC बेस होगा. सेकंड ट्रायंगल का DC बेस होगा. दोनों की हाइट AD सेम है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा क्या
बी सी अपॉन डी सी इसकी वैल्यू आएगी। फोर्थ सेम टू सेम है, लेकिन उसमें कोई भी इक्वल नहीं है वैल्यू, मतलब ना तो बेस सेम है ना तो हाइट सेम है, तो इसलिए बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट वो सिमिलर कर देना है। सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस सेट 1.1. Here we finished our practice set 1.1 of the geometry.